जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। दिन भर की जो सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां सबसे पहले आपको बताएंगे पीओके में जबरदस्त हिंसा से हिल गया पाकिस्तान। अब शहबाज सरकार ने तत्काल प्रभाव से 23 अरब रुपए का दे दिया फंड। जी हां दोस्तों, क्लियर दिखाई दिया पीओके में हिंसक प्रदर्शनों से डरी शहबाज सरकार। तो वहीं आपको बड़ी और खुशखबरी वाली खबर बताएंगे। भारत का हो गया चाबहार बंदरगाह, हुआ बड़ा फैसला, जिसके बाद पाकिस्तान को जो सदमा लगा दोस्तों, सबसे पहले बताएंगे। तो वहीं जयशंकर जी और अजीत डोभाल के बीच में फंसे हैं मोहम्मद मुइजू। गौरव आर्या का सबसे बड़ा दावा बताएंगे, सबसे बड़ा खुलासा क्या हुआ है मुइजू को लेकर। तो वहीं बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम सुशील कुमार के निधन पर पीएम मोदी समेत इन नेताओं ने जताया दुख। सारी जानकारियां बताएंगे, बस आप वीडियो के अंत तक बने रहेगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले देश भारत का पुरजोर समर्थन करते थे, तो वीडियो को लाइक करते हुए चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय हिंद कहना मत भूलेगा। बात करें पहली बड़ी खबर की, जहां पीओके में जबरदस्त हिंसा से हिला पाकिस्तान। शहबाज सरकार ने तत्काल प्रभाव से 23 अरब रुपए का दिया फंड। जी हां, पीओके में हिंसक प्रदर्शनों से डरी है पाकिस्तान सरकार। शहबाज शरीफ ने किया आर्थिक पैकेज का ये बड़ा ऐलान। बता दे, पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर की राजधानी मुजफ्फराबाद में बिजली और आटे के बढ़ते दामों को लेकर कल चौथे दिन भी हड़ताल जारी रही। इस बीच पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने बड़ा फैसला लिया। पाकिस्तानी पीएम ने आजाद जम्मू और कश्मीर के लिए 6.8 करोड़ डॉलर के राहत पैकेज की घोषणा की है। हालांकि पीओके में हो रहे विरोध प्रदर्शन को लेकर पीएम शहबाज शरीफ ने चिंता जरूर जताई थी। शहबाज शरीफ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर पर लिखते हुए कहा था कि आजाद जम्मू और कश्मीर के हालात को लेकर बेहद चिंतित हूं। उन्होंने कहा था कि दुर्भाग्य से अराजकता और असहमति की स्थितियों में हमेशा कुछ ऐसे लोग होते हैं जो राजनीतिक लाभ उठाने के लिए दौड़ पड़ते हैं, जबकि बहस, चर्चा और शांतिपूर्ण विरोध लोकतंत्र की सुंदरता है। इस दौरान शरीफ ने कहा कि कानून को अपने हाथ में लेने और सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने के लिए बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। बता दें, पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के लोग 5 दिनों से आटे और बिजली की बढ़ी हुई कीमतों, बढ़ती महंगाई के खिलाफ सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं। तो वहीं आपको पीओके में पाकिस्तानी रेंजर्स की बर्बरता की कहानी सुनाते हैं दोस्तों, जहां पर निहत्थे प्रदर्शनकारियों पर कर दी गई फायरिंग, 4 की हो गई इंस्टेंट मौत। जी हां दोस्तों, पाकिस्तानी सेना पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में अपनी जायज मांगों को लेकर प्रदर्शनों को कुचलने में जुट गई है। इसी कड़ी में पाकिस्तान सेना के अधीन काम करने वाले अर्धसैनिक बल पाकिस्तान रेंजर्स ने मुजफ्फराबाद में प्रदर्शनकारियों पर फायरिंग कर दी। इस फायरिंग में 4 नागरिकों की मौत हो गई, जबकि कई अन्य घायल हो गए। आशंका जताई जा रही है कि पाकिस्तान रेंजर्स की इस बर्बरता से पीओके में पहले से ही तनावपूर्ण स्थिति और गंभीर मोड़ ले सकती है। पीओके के नागरिक महंगाई और शोषण के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान की सेना उन्हें कुचलने में जुट गई है। तो वहीं इतना ही नहीं, आपको बता दें पीओके के राजनीतिक कार्यकर्ता की भारत सरकार से अपील। ये आज की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं दोस्तों, जहां पर पाकिस्तानी राजदूत को तलब करके जवाब मांगने के लिए पीओके के राजनीतिक कार्यकर्ता भारत से अपील कर रहे हैं। जी हां दोस्तों, बहुत बड़ी खबर हमने आपको ये बताई है। पीओके के राजनीतिक कार्यकर्ता अमजद अयूब मिर्जा ने भारत की सरकार से अपील की है कि भारत पाकिस्तान के राजदूत को तलब करे और उनसे स्पष्टीकरण मांगे कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों पाकिस्तान की सरकार उनको सुविधा मुहैया नहीं करा रही, क्यों पाकिस्तानी रेंजर्स उन पीओके की जनता को कुचलने में लगी हुई है। मिर्जा ने कहा कि मुजफ्फराबाद की स्थिति बहुत गंभीर है। फिर एक बार आपसे सवाल है दोस्तों हमारा कि क्या भारत को पीओके के इस मुद्दे में, क्या इन लोगों के रिक्वेस्ट पर इनकी मदद करनी चाहिए, पीओके के लोगों की मदद करनी चाहिए भारत को? हाँ या ना में जवाब जरूर दीजिएगा दोस्तों, साथ में कारण भी बताइएगा। तो वहीं सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर भारत का हुआ चाबहार बंदरगाह, ईरान के साथ 10 साल के करार पर बड़ा हस्ताक्षर। जी हां दोस्तों, भारत ईरान के बीच चाबहार पोर्ट का हुआ करार। मिडिल ईस्ट में भारत के बढ़ते कदम से टेंशन में चीन पाकिस्तान। बता दे, भारत के हाथ बड़ी, यूं कह ले सबसे बड़ी सफलता हाथ लगी है। भारत और ईरान के बीच बहुत बड़ा ये समझौता हुआ है। भारत ने अगले 10 सालों के लिए ईरान के चाबहार में शाहिद बेहिश्ती पोर्ट के ऑपरेशन की जिम्मेदारी अपने हाथों में ले ली है। ऐसा पहली बार हुआ है जब भारत ने किसी विदेशी बंदरगाह का प्रबंधन अपने हाथों में लिया है। इसके लिए भारत सरकार के इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड और ईरान के ईरान बंदरगाह व समुद्री संगठन के बीच समझौता हुआ है। भारत की इस कूटनीति जीत ने पाकिस्तान और चीन के मंसूबा पर पानी फेर दिया है। भारत के इस कदम से पाकिस्तान और चीन की मुश्किलें बढ़ गई हैं। तो वहीं भारत के हाथों में ईरान के चाबहार पोर्ट का प्रबंध आने के साथ ही ये विदेश में भारत सरकार द्वारा संभाला जाने वाला पहला बंदरगाह बन गया है। ये इस बंदरगाह के विकास के लिए भारत ने $250 मिलियन की क्रेडिट विंडो का भी ऑफर किया है। चाबहार पोर्ट न केवल भारत का निकटतम ईरानी बंदरगाह है, बल्कि समुद्री मार्ग और व्यापार के दृष्टिकोण से भी ये एक उत्कृष्ट बंदरगाह है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें भारत ने अगले 10 साल के लिए चाबहार पोर्ट को अपने हाथों में ले लिया है। इस पोर्ट का
भारत के लिए खास महत्व है, आप सभी जानते हैं। जिनको नहीं पता बता दे, चाबहार बंदरगाह की मदद से भारत पाकिस्तान को दरकिनार कर अफगानिस्तान और उससे आगे मध्य एशिया तक सीधी पहुंच स्थापित कर सकेगा। ये पोर्ट भारत को अफगानिस्तान, मध्य एशिया और व्यापक यूरेशियन क्षेत्र से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इस पोर्ट के भारत के हाथों में आने के साथ ही पाकिस्तान और चीन तिलमिला उठे हैं। दरअसल इस पोर्ट के जरिए भारत पाकिस्तान और चीन के मंसूबों पर भी नजर रख सकेगा। ऐसे में चीन को तगड़ी वाली मिर्ची लगी है। पाकिस्तान और चीन दोनों को चाबहार पोर्ट के जरिए भारत पाकिस्तान और चीन दोनों के मंसूबों पर पानी फेर सकता है। इस बंदरगाह के जरिए भारत अफगानिस्तान, मध्य एशिया और बड़े यूरेशियन देशों तक सीधे पहुंच सकेगा और यही सबसे बड़ा कारण है कि चीन और पाकिस्तान जल भुन उठे हैं ये सुनकर कि भारत को चाबहार पोर्ट का करार मिल गया। जी हाँ दोस्तों, तो वहीं आप लोगों से रिक्वेस्ट, आप लोग ईरान के साथ हुई इस भारत की डील के लिए इंडिया को, अपने भारत को ऑल द बेस्ट जरूर कहिएगा। तो वहीं आपको बता दें, एस जयशंकर जी और अजीत डोभाल के बीच फंसे मोहम्मद मुइजू गौरव आर्या का दावा, कहा भारत हाथ खींच ले तो डूब जाएगा मालदीव। जी हाँ, भारत से तनातनी के बीच मालदीव पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि इंडिया अगर पर्यटन पर निर्भर रहने वाले इस द्वीप देश की मदद करने से हाथ खींच ले तो मालदीव डूब जाएगा। ये बड़ा दावा भारतीय सेना के रिटायर्ड मेजर गौरव आर्या ने किया है। उन्होंने ये भी कहा है कि मौजूदा परिस्थितियों के हिसाब से राष्ट्रपति मोहम्मद मुइजू बुरी तरह फंस गए हैं। दी चाणक्य डायलॉग्स नाम के यूट्यूब चैनल पर मेजर गौरव आर्या ने जारी किए वीडियो में दावा किया, कहा कि भारत में पहली बार किसी दूसरे देश के विदेश मंत्री के आने पर देश का इतना आक्रामक रूप देखने को मिला है। जयशंकर जी ने मूसा जमीर को एहसान गिनाए हैं और आमने सामने बैठाकर इसकी बेइज्जती की है। मालदीव में जो विकास हुआ है वो भारत के पैसे से हुआ है। गौरव आर्या के मुताबिक मोहम्मद मुइजू को सबसे पहले टाइट करने की जरूरत है। मालदीव वाले कल अगर फंसेंगे, यानी प्राकृतिक आपदा वगैरह में फंसेंगे, तब चीन जब तक मदद के लिए आएगा तब तक ये लोग निपट चुके होंगे। भारत से इन्होंने पंगा तो ले लिया, मगर इंडिया हाथ पीछे कर ले तो मालदीव खत्म हो जाएगा, वे लोग डूब मरेंगे। मोहम्मद मुइजू को अभी ये नहीं पता कि उसने पिताजी से पंगा ले लिया है। अगर आप भी मानते हैं कि गौरव आर्या का दावा एकदम करेक्ट, परफेक्ट है, तो अपनी राय अवश्य दीजिएगा और आप लोग इसमें क्या ऐड ऑन करना चाहेंगे कमेंट में लिखकर अवश्य बताएगा। तो वहीं आपको बता दे बड़ी खबर, बांग्लादेशी विदेश मंत्री ने विपक्ष पर यह कहते हुए साधा निशाना कि भारत के साथ अच्छे संबंधों के बिना विकास संभव ही नहीं। जी हाँ, बांग्लादेश के विदेश मंत्री मोहम्मद हसन महमूद ने सोमवार को कहा कि भारत के साथ अच्छे संबंधों के बिना बांग्लादेश का विकास संभव नहीं है, क्योंकि दोनों देश कई हजार किलोमीटर लंबी सीमा साझा करते हैं। प्रधानमंत्री शेख हसीना के नेतृत्व वाली सत्तारूढ़ आवामी लीग पार्टी के संयुक्त महासचिव हसन ने ये टिप्पणी सोशल मीडिया पर लोगों से भारतीय उत्पादों का बहिष्कार करने को कहने वाले असफल अभियान के संबंध में एक सवाल का जवाब देते हुए किया। उन्होंने यहाँ संवाददाताओं से कहा कि उस देश यानी भारत के साथ अच्छे संबंध बनाए रखे बिना हमारा विकास संभव नहीं है, जिसके साथ तीन तरफ से हमारी कई हजार किलोमीटर लंबी सीमा है। महमूद ने कहा कि पड़ोसी के साथ अच्छे रिश्तों के बिना बांग्लादेश में शांति और स्थिरता बनाए रखना मुश्किल होगा। व्यापक पैमाने पर ऐसा माना जा रहा है कि सोशल मीडिया पर भारतीय उत्पादों के बहिष्कार के अभियान को पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया की बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी बीएनपी का समर्थन प्राप्त है, क्योंकि भारत ने 7 जनवरी को हुए चुनाव में हसीना की आवामी लीग का समर्थन किया था। तो वहीं बता दें, इतना ही नहीं, एक तरफ बॉयकॉट इंडिया अभियान पर विदेश मंत्री हसन महमूद ने निशाना साधते हुए भारत का समर्थन किया, तो वहीं अब एक अपोजिट खबर आपको बताते हैं, जहां भारत की नाक के नीचे चीन का बढ़ा सैन्य दबदबा। ड्रैगन की मदद से बांग्लादेश ने बनाया नौसैनिक अड्डा, रुक सकेंगी उसकी सबमरीनें। जी हाँ, चीन की ओर से बांग्लादेश में लगातार अपना प्रभाव बढ़ाने की कोशिशें की जा रही हैं। चीन की मदद से पनडुब्बियों और युद्धपोतों के लिए बांग्लादेश में एक नेवल डॉक तैयार किया गया है। वैश्विक खुफिया अनुसंधान नेटवर्क द इंटेल लैब के शोधकर्ता डेमियन साइमन ने भारतीय सीमा के पास से बांग्लादेश में बने ड्राई डॉक की सैटेलाइट तस्वीरें कुछ समय पहले जारी की थी। ये नेवल डॉक अपनी समुद्री क्षमताओं को बढ़ाते हुए भारत के बैकयार्ड में बीजिंग के बढ़ते सैन्य प्रभाव को भी दिखाता है। डेमियन साइमन ने भी नेवल डॉक की तस्वीरें शेयर करते हुए कहा कि चीन के इस उन्नत रक्षा सहयोग प्रयास से बीजिंग को बांग्लादेश में अपनी उपस्थिति को मजबूत करने में मदद मिलेगी। यानी कि भारत के नाक के नीचे ड्रैगन ने ये सबसे बड़ी चाल चली है और सैन्य दबदबा को बढ़ा दिया। तो वहीं आपको बता दें, महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में मुठभेड़, सुरक्षा बलों ने 3 नक्सलियों को मार गिराया। जी हां, महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले में सोमवार को नक्सलियों के साथ सुरक्षा बलों की मुठभेड़ हो गई। इस दौरान 3 नक्सली मारे गए, जिनमें 2 महिलाएं हैं। ये जानकारी पुलिस ने दी। नक्सलियों के खिलाफ एक्शन के तौर पर इससे पुलिस की बड़ी कामयाबी मानी जा रही है। पुलिस अधीक्षक नीलोत्पल ने कहा कि हमें खुफिया सूचना मिली थी कि बताया गया कि नक्सलियों के पेरीमिली दलम ने कुछ
सदस्य अपने टेक्टिकल काउंटर ऑफेंसिव कैंपेन यानी TCOC को लेकर एकजुट हुए हैं। ये अपनी साजिश को अंजाम देने के मकसद से भामरागढ़ तालुका के कटरांगठा गांव के पास जंगल में जमा हुए थे। जी हाँ, पुलिस अधिकारी ने बताया कि गढ़चिरौली पुलिस की विशेष दस्ते C60 कमांडो की 2 यूनिट्स को तुरंत इलाके में तलाशी अभियान के लिए भेजा गया। तो वहीं आपको बता दें, बलूचों ने भारत से मांगी मदद, पाकिस्तान से आजादी की मांग, क्या नया बांग्लादेश बनेगा बलूचिस्तान? आपको बता दें, पाकिस्तान के बलूचों के सबसे बड़े विद्रोही समूह बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट यानी BLF ने आजादी के लिए भारत से समर्थन की मांग की है। ईरान में शरण लेने वाले BLF के नेता अल्लाह नजर बलूच ने कहा है कि हम ईरान, अफगानिस्तान, भारत, सऊदी अरबिया के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान और UAE के राष्ट्रपति से पाकिस्तान से बलूचिस्तान की आजादी का समर्थन करने की अपील करते हैं। बलूचिस्तान के लोग लंबे समय से पाकिस्तानी सेना के अत्याचारों से पीड़ित हैं। पाकिस्तानी सेना ने हजारों की संख्या में बलूचों का अपहरण करके उनकी हत्या कर दी। हाल में ही बलूचों ने ग्वादर बंदरगाह के तारबंदी के खिलाफ बड़े विरोध प्रदर्शन को शुरू करने की चेतावनी दी। ऐसे में दोस्तों, क्या बलूचों की मदद करनी चाहिए भारत को? हरियाणा में जवाब जरूर दीजिएगा। जिस प्रकार से ये भारत से गुहार लगा रहे हैं कि हमारी मदद करे भारत, ऐसे में साथ ही साथ बता दें, नवाज शरीफ एक बार फिर बनेंगे PMLN के अध्यक्ष। शहबाज ने दे दिया पद से इस्तीफा। जी हाँ, शहबाज शरीफ ने PMLN अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। नवाज के फिर से पार्टी प्रमुख बनने की अटकलें हुई हैं तेज। दरअसल पाकिस्तान के सियासी दल PMLN की कमान अब तक प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के हाथ में थी, लेकिन अब शहबाज ने पार्टी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। शहबाज के इस कदम के बाद चर्चाओं का बाजार गर्म है कि नवाज शरीफ PMLN के अध्यक्ष बनेंगे। शहबाज शरीफ ने अपना इस्तीफा पार्टी के सुप्रीमो नवाज शरीफ को सौंपा है। ARY न्यूज ने सूत्रों के हवाले से बताया है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने सोमवार को पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। शहबाज शरीफ ने पार्टी अध्यक्ष पद से अपना इस्तीफा PMLN सुप्रीमो नवाज शरीफ को सौंप दिया है। तो वहीं बता दें, नेतन्याहू की मुश्किल बढ़ाएगा मुस्लिम देश, फलस्तीन के लिए दुनिया की सर्वोच्च अदालत जाएगा, हमास हुआ खुश। बता दें, हमास इजराइल जंग के बीच मुस्लिम देश मिस्र ने बहुत बड़ा ऐलान किया है। मिस्र ने रविवार को कहा कि इजराइल के खिलाफ वो अंतर्राष्ट्रीय अदालत में जाएगा। इस ऐलान के बाद मिस्र ने स्पष्ट कर दिया है कि वो फलस्तीन के साथ खड़ा है। रविवार को इजिप्ट यानी मिस्र ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में इजराइल के खिलाफ दायर दक्षिण अफ्रीका के मामले में समर्थन के लिए वो हस्तक्षेप करेगा। तो वहीं मिस्र के अधिकारी इसके पहले भी कह चुके हैं कि अगर इजराइल राफा में सैन्य अभियान जारी रखता है तो मिस्र इजराइल के साथ अपने संबंधों पर विचार करने के लिए मजबूर होगा। जी हाँ, रॉयटर्स ने मिस्र के विदेश मंत्रालय के हवाले से बताया है कि साउथ अफ्रीका केस में हस्तक्षेप का मामला गाजा में इजराइल के सैन्य अभियान के विरोध में आया है। तो वहीं आपको बता दें, PM प्रचंड की पार्टी को लगा बड़ा और तगड़ा झटका। उप प्रधानमंत्री उपेंद्र यादव का इस्तीफा, सरकार से वापस लिया समर्थन। दरअसल नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार को बड़ा झटका लगा है। दरअसल नेपाल के उप प्रधानमंत्री और वरिष्ठ मधेसी नेता उपेंद्र यादव ने अपना इस्तीफा दे दिया है। उनकी पार्टी ने सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया। बता दें कि उपेंद्र यादव के पास स्वास्थ्य मंत्रालय भी था। उन्होंने सोमवार सुबह प्रधानमंत्री प्रचंड को अपना इस्तीफा सौंपा। मधेसी नेता के करीबी सूत्रों का कहना है कि यादव के साथ साथ वन एवं पर्यावरण मंत्री दीपक कार्की ने भी इस्तीफा दिया है। कार्की भी उपेंद्र यादव की पार्टी के नेता हैं। दोस्तों, जनता समाजवादी पार्टी नेपाल यानी JSP नेपाल के अध्यक्ष उपेंद्र यादव का इस्तीफा ऐसे समय में आया है जब उनकी पार्टी 2 हिस्सों में बढ़ गई। तो वहीं बता दें, अमेरिका बना रहा 6ठी पीढ़ी का लड़ाकू विमान। आखिर कितना है ये खतरनाक, लेकिन बजट है सिर्फ 25 अरब रुपए। दरअसल अमेरिका, रशिया और चीन अब तक सिर्फ 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान ही बना सके हैं। ये विमान स्टील्थ तकनीकों से लैस है और दुश्मन के घर में घुसकर हमला करने में सक्षम है। लेकिन अमेरिका अब 6ठी पीढ़ी के लड़ाकू विमान का निर्माण करने में जुटा है। इसे नेक्स्ट जनरेशन एयर डोमिनेंस प्रोग्राम के जरिए विकसित किया जा रहा है। 5वीं पीढ़ी के विमानों की तकनीक में स्टील्थ क्षमता, आंतरिक वेपन बे, उन्नत एवियोनिक्स, सुपर क्रूज थ्रस्ट वेक्टरिंग, डेटा फ्यूजन, इंटरकनेक्टिविटी और स्थिति जन जागरूकता बढ़ाने वाला पायलट हेलमेट शामिल है। तो वहीं बता दें, NGO ने बताया FBI ने भारतीय चालक दल के मोबाइल फोन किए हैं जब्त। ये है वजह। दरअसल अमेरिका के बाल्टीमोर हादसे की जांच जारी है। उसको लेकर एक बड़ी खबर निकलकर सामने फिर आई है दोस्तों आज की, जहां जांच के दौरान भारतीय चालक दल के मोबाइल फोन जब्त कर लिए गए हैं। इसका खुलासा हुआ है। एक गैर लाभकारी संगठन ने ये जानकारी दी है। बता दें कि 26 मार्च को पटाप्सको नदी पर बने 2.6 किलोमीटर लंबे पुल से 984 फुट का एक जहाज डाली टकरा गया था। हादसे में पुल ध्वस्त हो गया था। डाली के चालक दल में 20 भारतीय और एक श्रीलंकाई नागरिक शामिल है। हादसे के बाद से चालक दल जहाज पर है और जांच में सहयोग कर रहा है। लेकिन अब जो बड़ा
बड़ा खुलासा हुआ इस मुद्दे को लेकर, जहां पर इन भारतीय चालकों का मोबाइल फोन जब्त कर लिया गया है। तो वहीं आपको बता दें, प्रिंस MBS का दौरा टला तो भड़के पाकिस्तानी, कहा सऊदी ने पहले भी दी है फिर हमें भीख ही देगा, साथ ही अपने नेताओं को भी नकार दिया। जी हां, सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान का पाकिस्तान दौरा टल गया है, ये बात आप सभी जानते ही है। लेकिन मोहम्मद बिन सलमान के 19 मई को 2 दिवसीय दौरे पर इस्लामाबाद पहुंचने की बात पाकिस्तान की मीडिया में कही गई थी। अब बताया गया है कि पाकिस्तान में राजनीतिक हालात की वजह से उनकी पाकिस्तान यात्रा स्थगित कर दी गई है। इसे पाकिस्तान के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है, क्योंकि मोहम्मद बिन सलमान के पाकिस्तान में बड़े निवेश का ऐलान करने की उम्मीद थी। सऊदी क्राउन प्रिंस का दौरा टलने के बाद पाकिस्तान की यूट्यूबर सना अमजद ने आम लोगों से बात की। सना से बात करते हुए पाकिस्तान के लोगों ने कहा कि MBS के दौरे की पहले तो खूब बात हो रही थी और अब कह रहे हैं कि कोई दौरा फाइनल ही नहीं हुआ था। ये साफ दिखाता है कि अंगूर हाथ ना आए तो खट्टे हो गए। जी हाँ, तो वहीं पाकिस्तानी ने कहा वैसे तो मोहम्मद बिन सलमान ने कभी अपना पाकिस्तान दौरा कंफर्म नहीं किया था, उनके बिना कंफर्म किए बिना ही क्यों आखिर हमारी सरकार ने इसे इतना उछाला। फिर भी मोहम्मद बिन सलमान को पाकिस्तान पर मेहरबान ही रहे, उन्होंने कई बार पाकिस्तान को भीख दी और आगे भी वो कुछ ना कुछ देंगे ही। यानी कि पाकिस्तान की कुछ समझदार जनता भी अब पाकिस्तान सरकार को कोसने लगी और समझ चुकी है कि पाकिस्तान की सरकार सिर्फ और सिर्फ उनका बेवकूफ बना रही है। तो वहीं आपको बता दें, मालदीव के गिड़गिड़ाने पर पसीजा भारत का दिल, फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर ने खोला खजाना तो बखान करते नहीं थक रहे मुस्लिम मंत्री। जी हाँ, मालदीव सरकार ने कहा है कि भारत सरकार ने उसे $50 मिलियन यानी कि 417 करोड़ 56 लाख रुपए की बजटीय सहायता की है। मालदीव को भारत ने ऐसे वक्त पर यह आर्थिक मदद की है जब अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने इस द्वीपीय देश को चीनी उधार और ऋण संकट के प्रति आगाह किया है। बड़ी बात यह है कि मालदीव के बदले रुख के बावजूद भारत ने उसे मदद किया है। तो वहीं बता दें, बिहार के पूर्व डिप्टी CM सुशील कुमार मोदी का हुआ निधन, एम्स में चल रहा था कैंसर का इलाज। बता दें, बिहार के पूर्व डिप्टी CM सुशील कुमार मोदी का निधन हो गया है। बिहार के वरिष्ठ ने बीजेपी नेताओं में सुशील मोदी एक थे, वो 72 वर्ष के थे और कैंसर से पीड़ित थे। बिहार के मौजूदा डिप्टी CM सम्राट चौधरी ने एक्स पर पोस्ट करके उनके निधन की जानकारी दी, साथ ही दुख भी जताया। उन्होंने लिखा कि बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री एवं पूर्व राज्यसभा सांसद श्री सुशील कुमार मोदी जी के निधन पर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि। यह बिहार भाजपा के लिए अपूरणीय क्षति है। दोस्तों बता दें कि सुशील मोदी को बीते 6 महीने से कैंसर था। खुद को कैंसर होने की जानकारी उन्होंने अपने एक एक्स पोस्ट में 3 अप्रैल को दी थी। उनके निधन की जानकारी बिहार के मौजूदा डिप्टी CM सम्राट चौधरी ने दी। सुशील कुमार मोदी का जन्म 5 जनवरी 1952 को बिहार की राजधानी पटना में हुआ था। उनके पिता मोतीलाल मोदी और माता का नाम रत्ना देवी था। उन्होंने पत्नी जेस्सी सुशील मोदी ईसाई धर्म से हैं और प्रोफेसर हैं। उनके 2 बेटे हैं, जिनमें एक का नाम उत्कर्ष तथागत और दूसरे का नाम अक्षय अमृतांशु है। तो वहीं सुशील मोदी की मौत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी, JP नड्डा जी, राजनाथ सिंह जी, तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव समेत कई नेताओं ने दुख जताया। PM मोदी ने ट्वीट करते हुए कहा, आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे उनका ट्वीट। मोदी जी ने कहा कि पार्टी में अपने मूल्यवान सहयोगी और दशकों से मेरे मित्र रहे सुशील मोदी जी के असामयिक निधन से अत्यंत दुख हुआ। बिहार में भाजपा के उत्थान और उसकी सफलताओं के पीछे उनका अमूल्य योगदान रहा। आपातकाल का पुरजोर विरोध करते हुए उन्होंने छात्र राजनीति से अपनी एक अलग पहचान बनाई थी। वे बेहद मेहनती और मिलनसार विधायक के रूप में जाने जाते थे। राजनीति से जुड़े विषयों को लेकर उनकी समझ बहुत गहरी थी। उन्होंने एक प्रशासक के तौर पर भी काफी सराहनीय कार्य किए। GST पारित होने में उनकी सक्रिय भूमिका सदैव स्मरणीय रहेगी। शोक की इस घड़ी में मेरी संवेदनाएं उनके परिवार और समर्थकों के साथ है। ओम शांति। जी हाँ, तो वहीं JP नड्डा ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी, आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। योगी आदित्यनाथ जी ने भी ट्वीट किया। ऐसे में आप भी दोस्तों उनको श्रद्धांजलि जरूर दीजिएगा, उनके परिवार को इस शोक की घड़ी में मजबूती मिल सके ऐसा सहानुभूति दीजिएगा दोस्तों। तो वहीं बता दें, वाराणसी के रोड शो में उमड़ी भीड़ से PM मोदी हुए गदगद, बताया तीसरे कार्यकाल में क्या करना है। जी हाँ, लोकसभा चुनाव के लिए वाराणसी से तीसरी बार नामांकन दाखिल करने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार की शाम अपने संसदीय क्षेत्र में रोड शो किया और काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा किया। रोड शो में उमड़ी भीड़ से मोदी गदगद नजर आए। लंका से काशी विश्वनाथ मंदिर तक की 6 किलोमीटर की दूरी करीब 2.5 घंटे में पूरी करने के बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर रोड शो की तस्वीरें साझा करते हुए अपनी भावनाओं को व्यक्त किया। काशी वासियों का वंदन करने के साथ बताया कि तीसरे कार्यकाल में क्या करना है। इसके साथ ही कांग्रेस और इंडिया गठबंधन पर भी निशाना साधा। कहा कि इन लोगों ने आस्था की नगरी की लगातार उपेक्षा की है। PM मोदी मंगलवार को अपना नामांकन दाखिल आज करेंगे। इससे पहले 80 घाट पर गंगा स्नान और काल भैरव मंदिर में दर्शन करेंगे। जी हाँ दोस्तों, तो वहीं आपको बता दें, अखिलेश यादव का PM मोदी पर निशाना। कहा जनता ने भाजपा के 400 पार के नारे से 4 को किया गायब। जी हाँ, PM नरेंद्र मोदी जी उत्तर प्रदेश में हो और उत्तर प्रदेश का विपक्ष बौखलाए ना, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। समाजवादी पार्टी प्रमुख
अखिलेश यादव ने सोमवार को कहा कि लोकसभा चुनाव के 4 चरणों के बाद जनता ने भारतीय जनता पार्टी के 400 पार के दावे के आगे से 4 गायब कर दिया है और अब भाजपा की सरकार बनने की संभावना शून्य हो चुकी है। यादव ने चौथे चरण के मतदान के बाद सोशल मीडिया मंच एक्स पर एक संदेश में कहा कि 4 चरणों के बाद जनता ने भाजपा के 400 पार के दावे के आगे से 4 गायब कर दिया और अब डबल इंजन वालों की संभावना में बस डबल शून्य बचे हैं। जी हाँ, तो वहीं अखिलेश यादव की बौखलाहट के बाद ममता बनर्जी की बात करते हैं, जहां ममता बनर्जी का भाजपा पर निशाना, कहा बंगाल की महिलाओं के आत्मसम्मान और गरिमा से खिलवाड़ न करे प्रधानमंत्री मोदी। जी हाँ, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कहा कि वो अत्याचारों के बारे में झूठे दावे करके राज्य की महिलाओं के आत्मसम्मान और गरिमा के साथ खिलवाड़ न करे। बोंगांव में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए तृणमूल कांग्रेस यानी कि टीएमसी की प्रमुख ममता बनर्जी ने कहा कि मोदी को यह ध्यान रखना चाहिए कि पश्चिम बंगाल की स्थिति भाजपा शासित राज्यों जैसी नहीं है। उन्होंने कहा कि महिलाओं के आत्मसम्मान के साथ न खेले, हमारी माताओं और बहनों की गरिमा के साथ खिलवाड़ करने की साजिश न रचे। तो वही दोस्तों, बंगाल की महिलाओं के साथ कौन साजिश रच रहा है, कौन खिलवाड़ कर रहा है, भारत की जनता अच्छे से जानती है। आप लोग भी कमेंट में अपनी राय और जवाब जरूर दीजिएगा दोस्तों। और क्या लगता है आपको, बंगाल में इस बार बदलाव होगा कि नहीं, बताइएगा जरूर। तो वहीं बता दें, इतना ही नहीं, ममता बनर्जी ने कहा कि केंद्र में अगर इंडिया अलायंस की सरकार बनी तो दूंगी खुला समर्थन। चौथे चरण के चुनावों के बीच ममता बनर्जी ने यह बयान दिया, कहा कि अगर चुनाव के बाद केंद्र में इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है तो वो उसे पूरा समर्थन देंगी। इसके साथ ही उन्होंने दावा किया है कि केंद्र की मौजूदा सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी को 543 सीटों में 195 से अधिक सीटें नहीं मिलेंगी। ममता ने ये बातें तब कही जब 10 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 96 सीटों पर चौथे चरण का मतदान हो रहा था। तो वहीं बता दें, कार्यकर्ता को मंच से धक्का देने पर हुई फजीहत, तेज प्रताप को मां राबड़ी के साथ फोटो शेयर कर देनी पड़ गई है सफाई। जी हां, देश में लोकसभा चुनाव के चरण जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे सत्ता के मद में चूर नेताओं के आम लोगों पर हाथ छोड़ने के मामले भी सामने आ रहे हैं। आंध्र प्रदेश के गुंटूर में वाईएसआरसीपी के विधायक ए शिव कुमार ने मतदान केंद्र में खड़े एक वोटर को थप्पड़ मार दिया। तो बिहार में लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव भी पीछे नहीं रहे। उन्होंने जनसभा में मंच पर खड़े अपने ही पार्टी को बुरी तरह धक्का दिया और उसके बाद भी जब तक शांत नहीं हुए तब तक वो कार्यकर्ता नीचे नहीं उतर गया। यानी कि वो जब तक शांत नहीं हुए, जब तक कि वो कार्यकर्ता मंच से नीचे नहीं उतरा। तेज प्रताप यादव की इस करतूत का वीडियो वायरल हुआ तो नेता पुत्र ने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर सफाई देकर कार्यकर्ता को ही दोषी ठहरा दिया। आप उनका ये ट्वीट भी देख पा रहे होंगे। तो वहीं दोस्तों, इसी बीच आपको ये भी बता दें कि चौथे चरण में 62% से अधिक मतदान, सबसे ज्यादा कहां पड़े वोट आपको बता दें। लोकसभा चुनाव के चौथे चरण में सोमवार को 10 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश में 96 सीटों पर आज से एक दिन पहले मतदान हुआ, यानी कल मतदान हुआ। यहाँ रात 8 बजे तक के आंकड़ों के अनुसार मतदान 62.90% रहा। चुनाव आयोग की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार पश्चिम बंगाल में सर्वाधिक 76.02% वोट डाले गए। जम्मू कश्मीर में श्रीनगर सीट पर 36.74% मतदान हुआ था, जो पिछले कुछ दशकों का सर्वश्रेष्ठ मत प्रतिशत है। महाराष्ट्र में मतदान 52.75% और उत्तर प्रदेश में 57.91% और बिहार में 55.92% वोट डाले गए। जी हाँ दोस्तों, लेकिन बार बार आपसे हम ये पूछ रहे हैं कि क्या बंगाल में बदलाव होगा, हाँ या ना में जवाब जरूर दीजिएगा। इसी बीच ये थी अभी की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी, आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी तो इस वीडियो को दोस्तों में, भाइयों में, साथियों में, रिश्तेदारों में शेयर अवश्य कर दीजिएगा और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। और यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।